बहुत पुरानी बात है। दूर बसे एक राज्य में राजा आर्यमान अपनी प्यारी सी बेटी मायरा के साथ रहते थे। मायरा बेहद मीठे मिजाज और नरम दिल की लड़की थी। पिता और बेटी घने जंगल के बीचों बीच फैली एक खूबसूरत खुली वादी में बने 4 ऊंचे बुर्जों वाले पुराने महल में अकेले रहते थे। मायरा इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता बस उसे देखता ही रह जाता। उसकी माँ परी कुल से थी, इसलिए उसकी पीठ पर 2 खूबसूरत पंख थे। वो जितनी मासूम थी उतनी ही उसमें एक बड़ी कमी भी थी। मायरा बचपन से ही हर राज जानने के लिए बेचैन रहती थी। ये आदत उसे जन्म से नहीं मिली थी। उसकी माँ रानी ज़ारा से नफरत करने वाली एक दुष्ट परी जरीना ने बदला लेने के लिए उसमें ये कमजोरी पैदा की थी, और वहीं जरीना रानी ज़ारा की मौत की भी जिम्मेदार थी। महल से कुछ दूर घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ी झील थी। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। झील की सतह सफ़ेद वाटर लिलीज और पिंक लोटस से ढकी रहती, जबकि किनारों पर लंबे लंबे सरकंडे हवा के साथ लहराते रहते। एक दिन रानी ज़ारा उसी झील के किनारे टहल रही थी। अचानक उन्हें एक औरत की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। आवाज़ झील के बीचों बीच से आ रही थी। असल में वो दुष्ट परी जरीना थी जो डूबने का नाटक कर रही थी। रहमदिल रानी ज़ारा बिना कुछ सोचे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। बड़े बड़े वाटर लिली के पत्तों पर कदम रखते हुए वो झील के बीच तक पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने जरीना का हाथ पकड़ा, जरीना ने पूरी ताकत से उन्हें पानी के अंदर खींच लिया। बेचारी रानी ज़ारा तैरना नहीं जानती थी। जरीना ने उनके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ रखे थे। रानी ज़ारा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मदद के लिए पुकारा, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में वो झील की गहराइयों में समा गईं। राजा आर्यमान और आसपास के सभी लोग रानी ज़ारा को हर जगह तलाश करते रहे। आखिरकार वे उसी झील के किनारे पहुंचे। दूर कमलों के बीच उन्हें रानी ज़ारा का शरीर पानी पर तैरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने एक हैरत अंगेज चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा और देखते ही देखते वो बर्फ जैसी सफ़ेद बेहद खूबसूरत वाटर लिली के फूल में बदल गईं। राजा आर्यमान अपनी रानी को खोकर पूरी तरह टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगे। उसी वक्त सरकंडे के एक पत्ते पर बैठा एक किंगफिशर पक्षी बोला, महाराज, ये सब दुष्ट परी जरीना का किया हुआ है। ये सुनते ही राजा आर्यमान बिना एक पल गंवाए अपने घोड़े पर सवार हुए और दूर दराज पहाड़ों के बीच बने क्रिस्टल महल की ओर निकल पड़े। वहीं परियों की महारानी रहती थी। राजा आर्यमान ने उनके सामने रानी ज़ारा के साथ हुई पूरी दास्तान बयान कर दी। ये सुनते ही महल में मौजूद सभी परियां, जादूगर और विद्वान गुस्से से भर उठे। परियों की महारानी ने फौरन अपने सबसे ताकतवर जादूगर को हुक्म दिया। अगले ही पल जरीना अपने असली रूप से बदलकर एक सफ़ेद छिपकली बन गई। लेकिन इसके साथ ही परियों की महारानी ने एक अहम बात भी कही। अगर तुम उसे पकड़कर कैद कर लोगे तो वो हमेशा तुम्हारी कैद में रहेगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारी बेटी मायरा अपने हाथों से उसे आजाद कर देगी, उसी दिन जरीना अपना असली रूप और अपनी सारी जादुई शक्तियां वापस पा लेगी। और उस वक्त मैं भी उसे नहीं रोक पाऊंगी। राजा आर्यमान फौरन अपने राज्य लौट आए। अब उनका एक ही मकसद था, उस सफ़ेद छिपकली को ढूंढना। वो दिन रात जंगलों, पहाड़ों और दूर दूर के देशों की खाक छानते रहे। आखिरकार बहुत दूर जापान में ऑर्किड के फूलों के एक झुरमुट के नीचे उन्हें वो सफ़ेद छिपकली मिल गई। उन्होंने बिना देर किए उसे पकड़ लिया और चांदी के तारों से बने एक छोटे से पिंजरे में कैद कर लिया। उस दिन के बाद वो खुद ही रोज़ उसे खाना खिलाते थे। किसी और को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ राजा आर्यमान की फिक्र बढ़ने लगी। वो जानते थे कि मायरा बचपन से ही बेहद जिज्ञासु है। उन्हें डर था कि कहीं एक दिन वो उस सफ़ेद छिपकली को आज़ाद न कर दे। इसी वजह से उन्होंने झील के किनारे पत्थर का एक छोटा सा बुर्ज बनवाया। उसी बुर्ज के अंदर उन्होंने चांदी का पिंजरा टांग दिया। अब वो हर रोज़ अकेले वहाँ जाते, अपने हाथों से छिपकली को खाना खिलाते और फिर वापस लौट आते। उस बुर्ज की चाबी वो हमेशा अपने गले में पड़ी सोने की पतली जंजीर से बांध कर रखते थे। पूरे राज्य में उस बुर्ज का राज सिर्फ वही जानते थे।
मायरा बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थी। वो अक्सर झील के किनारे बने उस छोटे से बुर्ज के आसपास चक्कर लगाती रहती। कई बार उसने उसका हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हमेशा बंद मिलता। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता, आखिर इस बुर्ज के अंदर ऐसा क्या छिपा है। एक दिन उसने अपने पिता राजा आर्यमान से भी ये बात पूछ ली, लेकिन पहली बार उसने अपने दयालु पिता को इतना गुस्से में देखा। उस दिन के बाद मायरा ने फिर कभी उस बुर्ज के बारे में कोई सवाल नहीं किया। कुछ समय बाद एक दिन राजा आर्यमान को राजकाज के सिलसिले में कई दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। तब तक मायरा बड़ी हो चुकी थी। उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी अपना वादा जरूर निभाएगी। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने गले से सोने की जंजीर उतारी, जिसमें बुर्ज की चाबी बंधी थी। चाबी मायरा को देते हुए बोले, मैं 2-3 दिनों में लौट आऊंगा। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम रोज इस बुर्ज में जाकर इस छोटे कटोरे में रखी रोटी अंदर रख दिया करना। जैसी आपकी आज्ञा। उसने दिल से ठान पिताजी। लिया था कि वो उनके कहे अनुसार ही करेगी। लेकिन जैसे ही राजा आर्यमान महल से रवाना हुए, मायरा की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो चाबी लेकर झील के किनारे बने उस छोटे से बुर्ज की ओर दौड़ पड़ी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। धीरे से उसने ताले में चाबी घुमाई। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। बुर्ज के अंदर चांदी के तारों से बना एक खूबसूरत पिंजरा लटक रहा था। उस पिंजरे में एक अनोखी सफेद छिपकली कैद थी। मायरा ने इतनी सुंदर छिपकली पहले कभी नहीं देखी थी। वो कभी पिंजरे में इधर उधर दौड़ती, तो कभी मायरा के आगे बढ़ाए हुए तिनके से खेलने लगती। मायरा उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो गई। वो देर तक उसे निहारती रही। अचानक छिपकली मुस्कुराई और बोली, तुम कितनी खूबसूरत परी हो। मायरा जरा भी नहीं चौंकी। उसे लगा इतनी खूबसूरत छिपकली कोई मामूली जीव नहीं हो सकते। जरूर किसी जादू की वजह से इसे ये रूप मिला होगा। वो मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं कोई परी नहीं हूँ। मैं तो बस एक छोटी सी लड़की हूँ। अपने पिता राजा आर्यमान के साथ सामने वाले महल में रहती हूँ। अरे, छिपकली हंस पड़ी। मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम एक परी हो। तुम्हारे खूबसूरत पंख देखकर मुझे यही लगा। मैं असल में एक परी हूँ। मेरा नाम जरीना है। तुम्हारा नाम क्या है? मायरा मुस्कुराई। मेरा नाम मायरा है, जरीना ने मीठी आवाज में कहा। कितना प्यारा नाम है। अगर मेरा जादुई चोगा यहाँ होता तो मैं तुम्हें भी एक असली परी बना देती। मायरा की आंखें चमक उठी। सच? जरीना मुस्कुराई। मैं वो चोगा तुम्हारे कंधों पर डाल देती और उसी पल तुम एक ताकतवर परी बन जाती। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती। जब चाहो गायब हो सकती थी। कभी एक नन्हे से चूहे का रूप ले सकती, तो कभी एक विशाल दैत्य का। और इस दुनिया की हर चीज देख भी सकती और उसके हर राज को जान भी सकती। मुझे बताइए, आपका जादुई चोगा कहाँ है? मैं अभी जाकर ले आती हूँ। मैं भी एक परी बनना चाहती हूँ। क्या सचमुच मैं परी बन सकती हूँ? जरीना ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल बन सकती हो। लेकिन उसने एक गहरी सांस ली। काश मैं इस पिंजरे से बाहर निकल पाती। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा जादुई चोगा और जादुई छड़ी कहाँ छिपे हैं। बौनों के राजा बोरान ने दुश्मनी की वजह से उन्हें गुलाब की एक झाड़ी में छिपा दिया था। उसी ने मुझे इस सफ़ेद छिपकली का रूप देकर इस पिंजरे में कैद कर दिया। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ताकतवर परी बना दूंगी। बस इतना सुनना था कि मायरा अपने पिता से किया हुआ वादा भूल गई। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्वाब था, एक असली परी बनने का। उसने बिना कुछ सोचे पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही सफ़ेद छिपकली बाहर निकली, उसका शरीर तेज चमकती रोशनी में बदलने लगा। कुछ ही पलों में मायरा के सामने एक खौफनाक परी खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। यही थी दुष्ट परी जरीना। जरीना के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने मायरा के खूबसूरत कपड़े फाड़ दिए, उसके नाजुक पंख भी तोड़ डाले और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, नादान लड़की, क्या तुम्हें सचमुच लगा था कि तुम कभी परी बन सकती हो? इसके बाद जरीना ने मायरा को धक्का देकर जंगल की ओर भगा दिया। वो उसे झील के दूसरे किनारे तक ले गई, जहां घने और अंधेरे पेड़ खड़े थे। मायरा पहले कभी उस जगह नहीं गई थी। वहां पहुंचते ही जरीना अचानक गायब हो गई।
मायरा अकेली जमीन पर गिर पड़ी। उसके टूटे हुए पंख दर्द से तड़प रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। काफी देर तक रोने के बाद उसे लगा जैसे हवा बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रही हो। मायरा। वो चौंक कर उठी। आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल आह भरते हुए उसे बुला रहा हो। मायरा उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे महसूस हुआ मानो जंगल के पेड़ भी एक दूसरे से उसका नाम पुकार रहे हों। मायरा, मायरा। आखिरकार वो फिर उसी जादुई झील के किनारे पहुंच गई। अब वो आवाज सीधे झील के पानी से आ रही थी। उसी पल झील में खिले एक विशाल सफेद वाटर लिली फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं। उन चमकती पंखुड़ियों के बीच से एक बेहद खूबसूरत परी का रूप दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, मायरा की माँ रानी ज़ारा की आत्मा थी। रानी ज़ारा ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। मायरा बड़े बड़े कमल के पत्तों पर कदम रखते हुए उनके पास पहुंची। रानी ज़ारा ने प्यार से कहा, बेटी, अब तुम्हें तुरंत इस जंगल के अंदर चले जाना होगा। चांदी की तरह चमकते पॉपुलर के पेड़ों और जादुई ताड़ के पेड़ को पार करना। फिर तुम्हें एक विशाल बीच का पेड़ मिलेगा जो अकेला खड़ा होगा। वहीं तुम्हें ऐसे दोस्त मिलेंगे जो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मायरा घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाए रोती रही। धीरे धीरे वो फूल फिर से बंद होने लगा और कुछ ही पलों में रानी ज़ारा फिर से उसकी आंखों से ओझल हो गई। मायरा ने अपनी माँ की बात मानी और फौरन जंगल की ओर दौड़ पड़ी। वो चांदी की तरह चमकते पॉपुलर के पेड़ों को पार करती हुई आगे बढ़ती गई। फिर उसने उस जादुई ताड़ के पेड़ को भी पीछे छोड़ दिया। चलते चलते उसके पैर थक गए। कांटों और पत्थरों से उसके तलवों में दर्द होने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगी। लेकिन आखिरकार उसे दूर एक विशाल बीच का पेड़ दिखाई दिया। वो पूरे जंगल के सभी पेड़ों से कहीं ज्यादा ऊंचा था और बिल्कुल अकेला खड़ा था। मायरा धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंची। उसने उसके चारों ओर घूमकर देखा। तभी उसकी नजर तने के बीचों बीच बने एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। उसने धीरे से दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ ऊपर बैठी गिलहरियां आपस में चहकने लगीं। कौन है जो बौनों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? हाँ। पास बैठा एक ब्लैकबर्ड भी उनकी बात दोहराने लगा। हाँ। कौन है जो बौनों के घर आया है? काफी देर तक दस्तक देने के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो मायरा ने धीरे से कुंडी घुमाई। दरवाजा खुल गया। वो एहतियात से अंदर चली गई। पेड़ के भीतर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। पेड़ के तने के अंदर एक बेहद खूबसूरत कमरा बना हुआ था। वहां लकड़ी की बनी 9 छोटी छोटी कुर्सियां रखी थीं। बीच में पेड़ की लकड़ी से तराशी हुई एक मेज थी। मेज पर लकड़ी की प्लेटें और चम्मच सजे हुए थे। चारों तरफ अखरोट, जामुन और तरह तरह के फलों का ढेर लगा था। बड़े बड़े कटोरों में मीठा और लजीज शहद भरा हुआ था। मायरा को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने थोड़ा सा शहद और कुछ अखरोट खाए। खाना खाने के बाद उसे काफी अच्छा महसूस हुआ, लेकिन थकान इतनी थी कि वो वहीं फर्श पर लेट गई और गहरी नींद में सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बहुत से छोटे छोटे बौने उसे घेर कर खड़े हैं। सबके चेहरे बड़े मजेदार थे। वे हंस रहे थे, कुछ उसके बाल खींच रहे थे। एक बौना मुस्कुराकर बोला, हम तुम्हें जानते हैं, तुम मायरा हो। दूसरा बोला, तुमने दुष्ट परी जरीना को आजाद कर दिया है। तीसरा गंभीर होकर बोला, अगर जरीना ने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। फिर सभी मुस्कुरा उठे, लेकिन यहाँ तुम पूरी तरह महफूज हो। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। उस दिन से मायरा उसी पेड़ के भीतर रहने लगी। वो पेड़ बौनों के राजा बोरान का था। पूरा जंगल उन्हीं के अधीन था। जरीना उस पेड़ के भीतर कभी दाखिल नहीं हो सकती थी। हर सुबह छोटे छोटे बौने खाने के लिए अखरोट और बलूत इकट्ठा करने जंगल निकल जाते। वे उनके खोलों को काटकर प्याले और गिलास बना लेते। कभी कभी घास के एल्फ भी उनके साथ खाना खाने आ जाते। खाना खत्म होने के बाद सब चांदनी रात में पेड़ के चारों ओर नाचते। ऊपर बैठा सफेद उल्लू अपनी मीठी आवाज में पुकारता, डेविड,
मैं हूँ। बोनो ने मायरा के लिए भी एक प्यारी सी कुर्सी बनाई। हेजलनट के खोल से उसके लिए खूबसूरत प्लेट तराशी। व्हाइट सीडर की लकड़ी से उसके लिए एक छोटा सा चम्मच बनाया। जंगल के सबसे सुंदर फूलों, कोमल पत्तियों के रेशों और रेशम के महीन धागों से बोनो ने मायरा के लिए बेहद खूबसूरत लिबास बुने। मायरा भी खाली नहीं बैठती थी। वो सूखे पत्तों के महीन रेशों से बोनो के कपड़े सिलती। जंगली गुलाब का कांटा उसकी सुई बन जाता। हर रोज वो सबके लिए खाने की मेज सजाती और पूरे घर का काम खुशी खुशी संभालती। फिर भी जब कभी उसे थोड़ा सा वक्त मिलता, वो घास पर लेटकर पर्पल वायलेट से बातें करती। वो मुस्कुराकर अपने नन्हे नन्हे सिर हिलाते। जंगल का हर जीव उसका दोस्त बन गया था। लंबे फॉक्स ग्लव के फूल भी उसे देखकर झुक जाते। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहने वाली गिलहरी उसके लिए अखरोट तोड़ती। हरे और सुनहरे रंग का बीटल उसका सबसे खास दोस्त था। वो उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे जंगल की सैर कराता। लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत ब्लैकबर्ड उससे करता था। वो दिन भर उसके पास बैठकर मीठे गीत गाता रहता। बौने हर रोज उसके लिए नए नए खेल सोचते, नई नई धुनों पर नाचते। उन्होंने गुलाब की पत्तियों से ढका एक खूबसूरत सा छोटा समर हाउस भी बनाया, जहां मायरा आराम कर सकती थी। लेकिन इतना प्यार मिलने के बाद भी मायरा खुश नहीं थी। उसे हर पल अपने माता पिता की याद सताती रहती। उसे अपनी गलती पर गहरा पछतावा था। वो अक्सर सोचती, क्या मैं कभी अपने 4 बुर्जों वाले महल को फिर से देख पाऊंगी? लेकिन वो अपनी उदासी बोनो से छिपाकर हमेशा मुस्कुराती रहती, क्योंकि वो जानती थी अगर वे दुखी हुए तो उसे और भी तकलीफ होगी। एक दिन किंग बोरान ने अपने सभी नोम्स को बुलाकर कहा, कल सुबह हम जंगल के एक नए हिस्से में बीच नट्स खोजने जाएंगे। सब तैयार रहना। अगली सुबह मायरा मुस्कुराकर बोली, आप सब लौटेंगे, तब तक मैं रात का खाना तैयार रखूंगी। किंग बोरान अपने नोम्स के साथ जंगल में निकल पड़े। अचानक एक बौना चिल्लाया, इधर आओ, मुझे एक बहुत बड़ा पत्थर मिला है। सब ने मिलकर उसे बाहर निकाला। उसे देखते ही किंग बोरान बोले, ये पत्थर नहीं, एक विशाल डायमंड है। इसे हम मायरा को तोहफे में देंगे। डायमंड इतना भारी था कि 2 सबसे ताकतवर नोम्स ने मिलकर उसे उठाया। इस खुशी में जंगल में एक बड़ी दावत रखी गई। मायरा ने मजेदार खाना बनाया। जंगल के जानवर और परिंदे सभी जश्न में शामिल हुए। सबने मिलकर दावत उड़ाई, गीत गाए और देर रात तक नाचते रहे। लेकिन इतनी खुशियों के बीच भी मायरा की उदासी कम नहीं हुई। ये देखकर उसका सबसे प्यारा दोस्त ब्लैकबर्ड एक सुबह उड़कर दूर पहाड़ों के पार फेरी क्वीन के महल की ओर चला गया। ब्लैकबर्ड कई पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ आखिरकार फेरी क्वीन के शानदार क्रिस्टल महल में पहुंचा। उस वक्त रानी अपने पूरे दरबार के साथ रात का खाना खा रही थी। महारानी, ब्लैकबर्ड ने अदब से झुककर कहा, अगर आप मेहरबानी करें तो मेरी एक गुजारिश सुन लें। रानी ने मोहब्बत से उसे अपनी बात कहने की इजाजत दी। अपनी बात कहो। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, राजा आर्यमान की बेटी मायरा। वो इतनी नेक दिल, मासूम और प्यारी है कि जंगल का हर जीव उससे मोहब्बत करता है। वो बोनो के राजा बोरान के यहाँ महफूज है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। उसका दिल अपने पिता की याद में उदास रहता है। मैं अपनी प्यारी दोस्त को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करने आया हूँ। कृपया उसकी मदद करें। ब्लैकबर्ड की पूरी बात वहीं बैठे प्रिंस अद्विक, जो फेरी क्वीन के बेटे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये दास्तान सुनकर वो दिल से मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी नहीं सुनी। मुझे ब्लैकबर्ड के साथ जाने की इजाजत दीजिए। मैं मायरा को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। अगर वो राजी हो तो मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। जाओ बेटे, मेरी इजाजत है। फेरी क्वीन बेहद रहमदिल थी। वो खुद भी मायरा के लिए दिल में हमदर्दी रखती थीं। कुछ ही देर बाद प्रिंस अद्विक और ब्लैकबर्ड साथ साथ किंग बोरान के राज्य की ओर रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे तब रात हो चुकी थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। चीड़ के विशाल पेड़ के नीचे एक बेहद खूबसूरत मंजर था। मायरा एक बड़े टोटस्टूल पर बैठी थी।
उसने गहरे नीले रंग की नर्म लंबी फेरी ड्रेस पहन रखी थी, जिस पर सुनहरी फूलों, पत्तियों और महीन सुनहरी बेलों की कढ़ाई चमक रही थी। उसके बाल खुले थे और चांदनी में रेशम की तरह चमक रहे थे। उसके चारों ओर छोटे छोटे नोम्स चांदनी में नाच रहे थे। ग्रास एल्व्स अपनी छोटी छोटी वीणाएं बजा रहे थे और नीले घंटी जैसे फूल हवा में झूमते हुए मीठी झंकार पैदा कर रहे थे। प्रिंस अद्विक ने जैसे ही मायरा को देखा, वो उसे देखते ही रह गए। उन्होंने इतनी खूबसूरत राजकुमारी पहले कभी नहीं देखी थी। उसी पल उनके दिल में मायरा के लिए मोहब्बत जाग उठी। मायरा ने भी उसे देखा। सामने एक बेहद खूबसूरत और दिलकश राजकुमार खड़ा था। वो थोड़ी घबरा गई। प्रिंस अद्विक मुस्कुराकर बोले, राजकुमारी, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अगर आप राजी हों तो मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। मेरे साथ परीलोक चलिए, वहाँ आप महफूज रहेंगी और जरीना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन प्रिंस अद्विक की सच्चाई, नरमी और उसकी मदद करने की कोशिश ने उसका दिल जीत लिया। कुछ देर सोचने के बाद मायला ने मुस्कुराकर अपनी रजामंदी दे दी। प्रिंस अद्विक बेहद खुश हुए और सारे नोम्स भी खुशी से झूम उठे। प्रिंस अद्विक ने किंग बोरान को सोने का शानदार मुकुट दिया। आज से आप दुनिया के सभी जंगलों के राजा हैं। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणों के साथ प्रिंस अद्विक एक खूबसूरत सीशेल का रथ लेकर आए, जिसे 6 सफेद कबूतर खींच रहे थे। उन्होंने मायरा को रथ में बिठाया और खुद उसके पास बैठ गए। सभी नोम्स बहुत खुश हुए और रथ परीलोक की ओर उड़ चला। रास्ते में वे मायरा के पुराने महल पर रुके। मायरा अपने पिता राजा आर्यमान से गले मिली। बेटी को वापस पाकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद वो भी उनके साथ परीलोक चले गए। वहां मायरा और प्रिंस अद्विक का शानदार निकाह हुआ। उसके बाद दोनों हमेशा खुशी से रहने लगे। किंग बोरान, नोम्स और ब्लैकबर्ड उनसे मिलने आते रहे और दुष्ट परी जरीना का फिर कभी कोई पता नहीं चला।